इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब सिर्फ एक नारा नहीं है, इट्स अ रिवॉल्यूशन टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। इनकलाब सिर्फ एक विचार नहीं है, इट्स अ वेपन टू ब्रेक द चेन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। इनकलाब सिर्फ एक आवाज नहीं है, इट्स अ रॉर टू शेक द स्लीपिंग सोसाइटी। इनकलाब सिर्फ एक शब्द नहीं है, इट्स अ कॉल टू वेक द यूथ ऑफ नेशन। इनकलाब सिर्फ एक हलचल नहीं है, इट्स अ फायर दैट इग्नाइट्स करेज इन द हार्ट ऑफ ऑप्रेस्ड। 23 मार्च 1931 एक ऐसी रात जब ब्रिटिशर एम्पायर की नींव हिल रही थी। लाहौर की सेंट्रल जेल की दीवारें कांप रही थी। चारों तरफ डर का माहौल था। ब्रिटिशर्स बेचैन थे क्योंकि एक नाम उनके हुकूमत के ताबूत की आखिरी कील बन चुकी थी, भगत सिंह। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 24 मार्च को फांसी दी जानी थी, लेकिन टेरर इतना था कि उन्हें 23 मार्च 7:30 PM पर ही एग्जीक्यूट कर दिया गया। इतिहास में पहली बार एग्जीक्यूशन रात के अंधेरे में हुआ, वो भी तय तारीख से पहले। बिकॉज दे नो अगर भगत सिंह को खुले आम फांसी पर चढ़ाया गया तो पूरा हिंदुस्तान बगावत कर देगा। बट दे फॉरगॉट यू कैन किल अ मैन, नॉट एन आइडिया। भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि रिवॉल्यूशन की वो आग बन गई थी जो बुझाने से और बढ़ रही थी। ब्रिटिशर्स ने सोचा कि वो इसे साइलेंट कर देंगे, बट उनकी आवाज़ इमॉर्टल बन गई थी और आज भी वो गूंज रही है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज के इस इंस्पायरेशनल वीडियो में हम बात करेंगे भारत माता के एक आइकॉनिक रिवॉल्यूशनरी, एक हाईली रिस्पेक्टेड एंड करेजियस फ्रीडम फाइटर आज़ाद भगत सिंह जी की। लेकिन ये सिर्फ भगत सिंह की जर्नल बायोग्राफी नहीं होगी, हम उनके हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड सिग्निफिकेंस फैक्ट्स पर भी बात करेंगे जो जनरल नॉलेज एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हाईली रेलेवेंट हैं। यानी कि इस वीडियो में आपको मिलेगा भगत सिंह की कंप्लीट लाइफ पिक्चर, उनकी अर्ली लाइफ, उनकी फियरलेस रिवॉल्यूशनरी जर्नी, उनकी आइडियोलॉजी और उनका अल्टीमेट सेक्रीफाइस, जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई को नई दिशा दे दी। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, hey everyone, this is Stuti Dubey and you are watching Stuti Dubey YouTube channel. अगर आपको इंस्पायरेशनल एंड एग्ज़ाम रेलिवेंट वीडियो पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। यहाँ पर हर वीडियो में कुछ खास मिलता है जो आपके नॉलेज और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो स्टे टर्न्ड, लेट्स कंटिन्यू। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में पंजाब के लायलपुर डिस्ट्रिक्ट के बांगा नगर में हुआ था, जो कि फ़िलहाल पाकिस्तान में है। जब उनका जन्म हुआ था तब भारत में स्वदेशी मूवमेंट तेज़ी से बढ़ रहा था और ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिसेंटमेंट एक मास रिवॉल्यूशन का रूप ले रहा था। उनके बचपन के दौरान एंटी कॉलोनियल मूवमेंट और भी अग्रेसिव होता गया। इसमें नए नए रिवॉल्यूशनरी शामिल होते गए। उनके पिताजी किशन सिंह और उनके अंकल अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह फ्रीडम स्ट्रगल के स्ट्रॉन्ग पिलर्स थे। देशभक्ति और रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजी भगत सिंह ने ना सिर्फ देखी बल्कि उसे अपनी सोच और जीवन का एक हिस्सा बना लिया। फ्रॉम अ यंग एज
He was driven by fire of patriotism and the dream of independent India. 13 April 1919 इस दिन को इंडियन हिस्ट्री में खून से लिखा गया। इस दिन भगत सिंह सिर्फ 11 इयर्स के थे जब उन्होंने ब्रिटिश रूल के सबसे क्रूल फेस को देखा। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रॉलेट एक्ट पास किया जिसे ब्लैक लॉ भी कहा जाता है। इस अनजस्ट लॉ के तहत इंडियंस को बिना किसी ट्रायल के अरेस्ट किया जा सकता था। इस कानून को लेकर पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो गया। अमृतसर में भी डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन को अरेस्ट कर लिया गया, जिससे पूरे पब्लिक में एंगर फैल गया था। इसी का विरोध करने सब लोग जलियांवाला बाग में गैदर्ड हुए थे। सुबह से पंजाब में वैसाखी का फेस्टिवल बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा था। सब लोग जलियांवाले बाग में पीसफुली गैदर्ड हुए। कुछ लोग अपने राइट्स की बात कर रहे थे तो कुछ लोग बस हैप्पीनेस सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी ये हैप्पीनेस हॉरिफाइंग डेथ में बदल जाएगी। जनरल डायर का ब्लडी ऑर्डर। शाम होते ही ब्रिटिश ऑफिसर्स ने जनरल डायर से अपने सैकड़ों सैनिक को लेकर जलियांवाले बाग को चारों तरफ से घेर लिया और बिना किसी वार्निंग के ओपन फायर करने का आदेश दे दिया। चारों तरफ भगदड़ मच गई थी, लोग इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन जलियांवाले बाग की दीवारें इतनी बड़ी थी कि लोग वहां से कूद नहीं सकते थे। There was only one narrow exit, जिसे ब्रिटिशर सोल्जर्स ने ब्लॉक कर दिया था। 10 मिनट तक लगातार फायरिंग चली जब तक कि 1650 बुलेट्स ख़त्म नहीं हो गई। बॉडीज चारों तरफ फैली हुई थी। 500 से ज़्यादा लोग मारे गए, 1000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए और जान बचाने के लिए कुछ लोग कुएं में कूद गए, जिसमें से 120 लोग कभी वापस नहीं आए। जहाँ पर कुछ समय पहले हंसी खुशी थी, सब लोग त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे थे, फेस्टिवल्स मना रहे थे, अपने राइट्स की बात कर रहे थे, वहाँ पर अब सिर्फ मातम और लाशों का ढेर था। जब गोलीबारी रुकी तो चारों तरफ बाग में साइलेंस था, ब्लड था और डेड बॉडीज़ पड़ी थी। मदर्स अपने बच्चों की लाइफलेस बॉडीज़ को पकड़कर रो रहे थे तो फादर अपनों को ढूंढ रहे थे। चारों तरफ बाग में सिर्फ खून से लथपथ डेड बॉडीज़ पड़ी थी। कोई मुंह के बल गिरा था तो कोई अपनों के ऊपर गिरा था। किसी की आंखें अभी तक खुली थीं, मानो पूछ रही हो इसमें हमारा क्या कसूर था। ये सिर्फ मैसेकर नहीं, हिस्ट्री का मोस्ट ब्रूटल चैप्टर था। इस शॉकिंग न्यूज़ से पूरा पंजाब दहशत और गुस्से में था। जब ये न्यूज़ भगत सिंह के गांव बंगा पहुंची तब भगत सिंह का दिल कांप गया, लेकिन उन्होंने डरने के बजाय कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करा। उन्होंने 40 किलोमीटर चलकर जलियांवाले बाग जाने का डिटर्मिनेशन लिया। जब वो वहाँ पहुँचे तब उनके आँखों के सामने था खून से सनी मिट्टी, दीवालों पर बुलेट्स के मार्क और वो कुआं जिसमें इनोसेंट पीपल कूदे थे अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आए। उनकी आँखों में एंगर और पेन था। उन्होंने खून सी सनी मिट्टी उठाई, अपने मुट्ठी में लिया और ये संकल्प लिया कि अब अंग्रेजों को चैन से नहीं जीने देंगे। ब्रिटिशर्स ने सोचा कि वो डर का खौफ फैला देंगे, बट उन्होंने अनजाने में भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को जन्म दे दिया। ये वही भगत सिंह थे जो जल्द ही क्रांतिकारी की ज्वाला बनकर पूरे ब्रिटिश एम्पायर को जला देने वाले थे। और इसी क्रांतिकारी की ज्वाला से हम सबको आज़ादी मिली थी। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को सिर्फ स्लेव समझती थी। देश में महंगाई,
शराब का खुला व्यापार एंड निर्दयी शोषण काफ़ी बढ़ गया था। इससे जनता बहुत नाराज़ थी, लेकिन जो भी इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाता था उसे हर्ष पनिशमेंट, बुलेट्स और ब्रूटल लाठीचार्ज का सामना करना पड़ता। लेकिन ऑपरेशंस की भी एक सीमा होती है। 4 फरवरी 1922 को भगवंत दास अहिर के लीडरशिप में हजारों रिवॉल्यूशनरीज उत्तर प्रदेश के ग्लोरियस लैंड गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में पीसफुली प्रोटेस्ट किया। ये सिर्फ हार्मनी का मैसेज था, लेकिन ब्रिटिश ब्रुटैलिटी ने इसे रेजिंग रिवॉल्यूशनरी में बदल दिया। ब्रिटिश पुलिस ने ब्रूटल लाठीचार्ज किया और हवा में फायरिंग की, लेकिन गोलियां सिर्फ हवा में नहीं रुकी। 3 निर्दोष हिंदुस्तानियों को बड़े ही क्रूर तरीके से मार दिया गया। बट दिस वॉज द टिपिंग पॉइंट। भीड़ का खून खौल उठा, लेकिन आंखों में आंसू नहीं, फ्लेम ऑफ रिवॉल्यूशन था। सहनशीलता अनकंट्रोलेबल हो गई और इंगेज मूड में चौरी चौरा के पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई और 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। ये घटना ब्रिटिश एम्पायर को हिला देने वाली थी। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट अपनी सफलता के कगार पे था, लेकिन महात्मा गांधी ने इसे हिंसा मानते हुए 12 फरवरी 1922 को बारडोली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। उन्होंने कहा, हमें हिंसा से नहीं अहिंसा से जीतना है। लेकिन ये सवाल आज तक डिबेट का हिस्सा बना हुआ है, क्या चौरी चौरा वाले सेल्फ डिफेंडर्स थे या क्रिमिनल्स? भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों को गांधी जी का ये डिसीजन बिल्कुल भी सही नहीं लगा, खासकर कि तब जब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट अपनी सफलता की चरम सीमा पर था। उनके लिए ये सिर्फ एक आंदोलन का अंत नहीं, बल्कि एक बड़ा सवाल भी था। क्या अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना गलत है? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 इंडियंस को ब्रूटली मार दिया, तो क्या सेल्फ डिफेंस में जवाब देना क्राइम है? 22 ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर की डेथ पर पूरा मूवमेंट वापस ले लिया गया। 19 फ्रीडम फाइटर्स को फांसी पर लटका दिया गया। 14 फ्रीडम फाइटर्स को आजीवन कारावास दे दिया गया। जो लोग देश के लिए लड़े उन्हें इतनी ब्रूटल पनिशमेंट मिली, बट जलियांवाला बाग में थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस के मैसेकर पर कोई पनिशमेंट क्यों नहीं मिली? अगर एट्रॉसिटी एक गुनाह है तो ये गुनाह हर इंडियंस को करना चाहिए। चौरी चौरा की घटना इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, जिसने इसे 2 विचारधाराओं में बांट दिया। एक तरफ गांधी जी की अहिंसा पॉलिसी थी, तो दूसरी तरफ रिवॉल्यूशनरी का अदम्य बलिदान और संघर्ष। ये आंदोलन अब सिर्फ पीसफुली रेसिस्टेंट तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि 2 विचारधाराओं में बढ़ गया। फर्स्ट, नरम दल, जिसने पीसफुल नेगोशिएशन पर अपना विश्वास किया, और दूसरा गरम दल, जिसने सैक्रिफाइस एंड आर्म्ड रिवॉल्यूशन को ही असली आज़ादी का रास्ता माना। गरम दल सिर्फ एक विचार नहीं था, ये ट्रू पैट्रियटिज्म की एक ज्वलंत मिसाल थी। वह एक ब्लेजिंग फायर थी जिसने ब्रिटिश एम्पायर की नींव हिला दी। गंगाधर, विपिन चंद्र पाल, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने न सिर्फ इस विचारधारा को जीवित रखा, बल्कि इसे इमॉर्टल बना दिया। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है से लेकर इनकलाब जिंदाबाद तक गरम दल ने हिस्ट्री में अमर रिवॉल्यूशन की अनफॉरगेटेबल लेजेंसी लिख दी। जब भगत सिंह थोड़े बड़े हुए तब 1923 में उन्होंने नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर ज्वाइन किया, जिसे लाला लाजपत राय एंड भाई परमानंद जी ने स्टैब्लिश किया था। ये कॉलेज ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन का एक अल्टरनेटिव था, जिसे स्वदेशी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए स्टार्ट किया गया था।
ताकि भारतीय युवाओं को राष्ट्रभक्ति और स्वतंत्रता संग्राम की शिक्षा मिल सके। भगत सिंह में एक खासियत थी कि वो पढ़ते बहुत थे। उनके लिए एजुकेशन सिर्फ सब्जेक्ट्स एंड टेक्स्ट बुक तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ट्रू विजडम तक पहुंचना उनका एक मकसद था। उन्होंने टेक्स्ट बुक के अलावा 300 से ज़्यादा और बुक्स पढ़ी और सोशलिज्म, पॉलिटिक्स, फिलॉसफी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स में अपनी गहरी पकड़ बनाई। मार्क्स, लेनिन, टॉलस्टॉय और रूसो जैसे महान थिंकर्स की टीचिंग ने उनकी सोच को और तेज़ कर दिया। उनकी रीडिंग पैशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि लोग उन्हें वॉकिंग लाइब्रेरी कहते थे। उनके लिए रिवॉल्यूशन सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि आइडिया की पावर से लड़ी जाती थी। वेपन कैन स्टार्ट अ रिवॉल्यूशन, बट ओनली पावरफुल आइडिया कैन मेक इट इमॉर्टल। इसी कॉलेज में भगत सिंह के कुछ बहुत अच्छे दोस्त भी बने, जो आगे चलकर उनके साथ फांसी के फंदे तक गए थे। जब हम 3 नाम एक साथ लेते हैं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तब हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि सुखदेव भी इसी कॉलेज में भगत सिंह से मिले थे। यहीं से उनका इंटरेस्ट और बढ़ता गया, चाहे वो ड्रामा हो, स्पीच हो या और कोई स्टेज एक्टिविटी हो। धीरे धीरे भगत सिंह इसमें और एक्टिव होते चले गए और मंच तक पहुंच गए। यहीं पर भगत सिंह की मुलाकात हुई महान गुरु जयशंकर विद्यालंकार जी से, जो भगत सिंह के पहले गुरु बने। इन्होंने भगत सिंह को क्रांति के मार्ग पर आगे चलने के लिए गाइड किया। जयशंकर विद्यालंकार जी ने बताया कि अगर आप लोग को आगे बढ़ना है तो आप लोग को एक संगठन की ज़रूरत होगी। तब उन्होंने बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जिसका नाम है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में हुई थी। इसमें सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल एंड योगेश चंद्र चैटर्जी जैसे महान क्रांतिकारियों ने स्थापना की थी। उनका एक ही मकसद था, भारत को आज़ाद करना, चाहे उसके लिए कोई भी बलिदान क्यों ना देना पड़े। वो जनता को जागरूक और संगठित करना चाहते थे ताकि ब्रिटिश रूल को भारत से उखाड़ के फेंका जा सके। 1924 में जब भगत सिंह सिर्फ 17 इयर्स के थे, तब उनके परिवार वाले उन पे शादी का प्रेशर डाल रहे थे, लेकिन भगत सिंह ने मना कर दिया। उनके मन में सिर्फ एक ही विचार था, देश की आज़ादी। बार बार मना करने के बाद भी शादी का प्रेशर उनके ऊपर बढ़ता जा रहा था। तब उन्होंने एक खत लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि मेरा जीवन देश की सेवा में समर्पित है और देश की आज़ादी ही मेरी दुल्हन होगी। उसके बाद भगत सिंह रात के अंधेरे में कानपुर चले आए। ये डिसीज़न लेना उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि घर को छोड़ना एक बड़ा कदम होता है, लेकिन उस समय उनके थॉट प्रोसेस में सिर्फ देशभक्ति थी। भगत सिंह कानपुर पहुंचकर राम प्रसाद बिस्मिल जी से मुलाकात किए और उनकी क्रांतिकारी टीम को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद भगत सिंह का क्रांतिकारी सफ़र और भी तेज़ी से आगे बढ़ने लगा और भगत सिंह HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक मेंबर बन गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को अपने रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए धन की ज़रूरत थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सारे फाइनेंशियल सोर्सेज पर अपना कब्जा कर लिया था। इसीलिए 1925 में फ्रीडम फाइटर्स ने ब्रिटिश ट्रेजर पर हमला करने का फैसला किया। योजना थी कि जो वेल्थ यानी कि जो धन ब्रिटिश लोग हमारे देश से लेके जा रहे हैं, उसे ही हमारे मिशन के लिए यूज़ करना, जैसे वेपन्स खरीदना और ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ जवाबी कार्यवाही करना। इसी स्ट्रेटजी के तहत 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन रॉबरी को अंजाम दिया गया, जिसने ब्रिटिश एम्पायर को हिला के रख दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश इस घटना के बाद 29 रिवॉल्यूशनरीज को गिरफ्तार कर लिया गया।
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई लोगों को फांसी पर लटका दिया तो कई लोगों को उम्र कैद की सज़ा दे दी। इस घटना से भगत सिंह बहुत डीपली हर्ट हो गए। कुछ समय के लिए वो डीप थिंकिंग में चले गए। फिर उन्हें बिस्मिल जी की एक इमॉर्टल लाइन याद आ गई, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भगत सिंह ने राम प्रसाद बिस्मिल जी को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट स्टैब्लिश नहीं हो पाया। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की क्रांति में अब सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद ही बचे थे, बाकी सब लोग पकड़े गए थे। HRA समाप्त हो गया था, जिससे चंद्रशेखर आज़ाद बहुत दुखी थे। तब भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद से कहते हैं, शरीर का अंत हो सकता है लेकिन उनके विचारों का नहीं। दुश्मन आदमी को मार सकता है लेकिन उनके थॉट्स को नहीं। जब तक हमारे आइडियाज जिंदा हैं तब तक हमारी पार्टी जिंदा रहेगी। हम अपने आइडल्स को अपने खून से सींचेंगे और हमारी पार्टी का अल्टीमेट गोल है इनकलाब और हम इसे आवाम तक पहुंचाएंगे। HRA के सारे रिवॉल्यूशनरीज पकड़े जा चुके थे और अब भगत सिंह और उनके साथियों को एक नए ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी। इसी सीक्वेंस में 9 जून 1926 को भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की ताकि हमारे यंग रिवॉल्यूशनरीज को इकट्ठा किया जा सके और फ्रीडम स्ट्रगल को एक नई डायरेक्शन मिल सके। भगत सिंह और उनके साथी मार्केट, विलेजेस, फेयर्स एंड अदर पब्लिक प्लेसेस में जाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अत्याचार एंड भारतीयों के अधिकार के बारे में पैम्पलेट्स बांट रहे थे। नौजवान भारत सभा की मेंबरशिप कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही थी। इससे रिवॉल्यूशनरीज को एक न्यू स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म मिल गया था। इसका इफेक्ट ये हुआ कि ब्रिटिश रूल के अंदर एक डीप फियर बैठ गया था। वो किसी न किसी तरह भगत सिंह को अरेस्ट करना चाहते थे। 11 अक्टूबर 1926 में लाहौर में दशहरे का मेला था। वहाँ पर बहुत भीड़ थी। एज यूजुअल भगत सिंह और उनके साथी उस मेले में पहुँचे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अत्याचार एंड भारतीयों के अधिकार के बारे में पैम्पलेट्स बांट रहे थे। तभी अचानक वहाँ पे ब्लास्ट हुआ और इस एक्सप्लोजन का बहाना बनाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भगत सिंह को एक खतरनाक क्रांतिकारी घोषित कर दिया बिना किसी सॉलिड एविडेंस के। आखिरकार बिना किसी स्ट्रॉन्ग प्रूफ के मई 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भगत सिंह को अरेस्ट कर लिया। 5 महीने तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भगत सिंह को जेल में रखा, लेकिन फिर भी उन्हें कोई भी एविडेंस नहीं मिला भगत सिंह के खिलाफ। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 60,000 रुपए की जमानत पर भगत सिंह को रिहा कर दिया गया। उस समय 60,000 रुपए बहुत बड़ी रकम थी। जब भगत सिंह 5 महीने तक जेल में थे तब उन्होंने बहुत सारी रिवॉल्यूशनरीज बुक पढ़ी, जिनसे उन्होंने इंडिपेंडेंट समाजवादी और क्रांति में गहरी समझ विकसित की। उन बुक्स में शामिल थी भगवद गीता, Das Kapital, Autobiography of Lenin, Biography of Giuseppe Mazzini, Irish and Russian Revolutionaries, The History of French Revolution, The Communist Manifesto and The State and Revolution। इन बुक्स को पढ़कर भगत सिंह का दृष्टिकोण और भी मजबूत हो गया। इन्होंने सीखा कि सिर्फ हिंसा से नहीं बल्कि विचारों और संगठन से भी क्रांति लाई जा सकती है। इन्होंने ये भी समझा कि सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के हुकूमत से आज़ादी नहीं बल्कि एक न्यायपूर्ण समाज बनाना भी ज़रूरी है। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने वाई आई एम एथेइस्ट भी लिखा, जिसमें उन्होंने अपने एथेइस्ट थॉट एंड रिलेशनल थिंकिंग को एक्सप्रेस किया। उन्होंने बताया रिवॉल्यूशन सिर्फ ब्रिटिश रूल के खिलाफ नहीं
बल्कि सोसाइटी में फैले ब्लाइंड फेथ, इनजस्टिस एंड एक्सप्लोरेशन के खिलाफ भी होना चाहिए। अब भगत सिंह सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर ही नहीं बल्कि एक विजनरी थिंकर भी बन चुके थे। उनके आइडियाज इंडिपेंडेंस एंड जस्ट सोसाइटी की तरफ डेवलप हो चुके थे। यही तो वजह थी भगत सिंह को सिर्फ रिवॉल्यूशनरीज के रूप में नहीं बल्कि इंटेलेक्चुअल और थिंकर के रूप में भी जाना जाता है। भगत सिंह को ये रियलाइज हुआ कि किलिंग से या कुछ ऑफिसर्स को एलिमिनेट करने से फ्रीडम पॉसिबल नहीं है। ये एक स्मॉल स्केल अप्रोच है। अगर रियल चेंज लाना है तो हमें इसे जनता तक पहुंचाना होगा, एक मास रिवॉल्यूशन लाना होगा। देश भर में रिवॉल्यूशनरी यूथ काम कर रहे थे, लेकिन वो रिलीजन में डिवाइडेड थे। सब देश के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन यूनिटी की कमी थी। तब भगत सिंह के मन में एक थॉट आया कि क्यों ना सबको यूनाइट किया जाए। तब वो सारे रिवॉल्यूशनरीज से बात करें और दिल्ली में मिलने का प्लान बनाए। 9 सितंबर 1928 को फिरोज शाह में हुई बैठक में भगत सिंह और उनके साथियों ने HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को फिर से संगठित किया, लेकिन इस बार भगत सिंह ने उसका नाम HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा। इसके नाम के बदलाव का मुख्य कारण ये था कि भगत सिंह और उनके साथी सिर्फ रिवॉल्यूशनरी से ही नहीं बल्कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को भी अपनाना चाहते थे। उनका मानना ये था कि सिर्फ अंग्रेजों से ही आज़ादी नहीं प्राप्त होगी जब तक गरीब किसानों मजदूरों को उनका अधिकार नहीं मिलेगा। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन केवल ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष नहीं कर रहा था बल्कि समानता पर आधारित समाज बनाने की कोशिश कर रहा था। भगत सिंह का एक सपना था कि भारत को सामाजिक एंड आर्थिक न्यायपूर्ण देश बनाना, जहां पर हर वर्ग को बराबर अधिकार मिले। 3 फरवरी 1928 को जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन को इंडिया भेजा तो पूरे इंडिया में कड़ा विरोध हो गया। इसका मुख्य कारण ये था कि इसमें कोई भी इंडियन शामिल नहीं था, जिससे इंडियन को डिसैटिस्फैक्शंस फील हुए। जब साइमन कमीशन वाले इंडिया पहुंचे तो सबसे पहले मुंबई गए, लेकिन मुंबई से घूमते घूमते वो लाहौर पहुंच गए। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय ने लाहौर में साइमन गो बैक के विशाल विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जेम्स ए स्कॉट ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज करने का आदेश दे दिया। लाला लाजपत राय को बड़ी ही बेरहमी से लाठी से मारा गया जब तक कि वो लहूलुहान होकर नीचे गिर नहीं गए। लाठी की चोटों से गंभीर रूप से घायल होने के बाद 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय जी का निधन हो गया। मरने से पहले उन्होंने कहा, मेरे शरीर पे पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। लाला लाजपत राय जी की ब्रूटल किलिंग पूरे देश के लिए डीप इंसल्ट थी, क्योंकि उन्हें इंडिया के टॉप मोस्ट लीडर्स में गिना जाता था। और जब ब्रिटिश पुलिस ने पूरे जनता के सामने लाला लाजपत राय जी को बेरहमी से मारा तो ये सिर्फ एक इंसान पर हमला नहीं था बल्कि इंडिया की डिग्निटी पर सीधा प्रहार था। ये घटना ब्रिटिश रूल के ऑपरेशंस की एक्सट्रीम क्रूलिटी को दर्शाता है। पूरे देश में एंगर एंड आउटरीच की लहर दौड़ पड़ी थी। इस अन्याय का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने कहा कि हम स्कॉट को मारकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को करारा जवाब देंगे। उनके दिलों में हमारे खिलाफ फियर पैदा करना जरूरी है। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए भगत सिंह,
राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद ने जेम्स ए स्कॉट को मारने की एक योजना बनाई और 17 दिसंबर 1928 का दिन इस मिशन के लिए चुना गया। जब एक ब्रिटिश ऑफिसर बाहर निकला तो उनको लगा कि ये स्कॉट है। भगत सिंह ने तुरंत गोली चला दी, लेकिन सिर्फ एक ये आइडेंटिटी की मिस्टेक थी, क्योंकि वो जेम्स ए स्कॉट नहीं जेपे सॉन्डर्स थे, जो उस समय एएसपी थे। इस हमले के बाद भगत सिंह और उनके साथी बच के भागने में कामयाब रहे, लेकिन एक विटनेस ने बता दिया कि वो हमलावर एक सिख युवक था। यही वो वजह थी जिससे भगत सिंह को अपनी पहचान बदलनी पड़ी। उन्होंने अपने बाल कटवा लिए, अपनी दाढ़ी और मूंछ को साफ करवा लिया, दुर्गा भाभी को अपनी पत्नी बनाकर और राजगुरु को अपना नौकर बनाकर ब्रिटिश ऑफिसर की नज़रों से बच निकले। वो दिल्ली होते हुए कोलकाता पहुंच गए। कोलकाता पहुंचने के बाद भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने बम बनाने की ट्रेनिंग ली, जिसका फायदा उन्हें 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्बिंग में हुआ, जहां पर उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बम फेंका, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। क्रांतिकारी एक्टिविटीज लगातार बढ़ रही थी, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट पर प्रेशर भी बढ़ रहा था। उन्हें लगा अगर ये सिलसिला और कंटिन्यू रहा और रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट और तेज़ी से बढ़ा तो उनके लिए इंडिया पर रूल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी बैकग्राउंड में अप्रैल 1929 में पब्लिक सेफ्टी बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। इस बिल का मेन पर्पस था रिवॉल्यूशनरीज को सप्रेस करना और उनके मूवमेंट को कंट्रोल करना। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि इस लॉ के थ्रू फ्रीडम फाइटर्स को हर्श पनिशमेंट दी जाए और उनके मूवमेंट को खत्म कर दिया जाए। भगत सिंह ने कहा, ब्रिटिश गवर्नमेंट पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल को लाकर हमारे अधिकारों को कुचलना चाहती है। बिना किसी प्रूफ, बिना किसी गवाह के किसी को भी जेल के अंदर डाला जा सकता है। 8 अप्रैल को वाइसरॉय अपनी स्पेशल पावर लगा के इन दोनों ब्लैक लॉज को पास करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हम इसका विरोध करेंगे, असेंबली में बम फोड़ेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे, लेकिन ऐसी जगह जहां किसी को भी कोई नुकसान ना हो। ये धमाका एक वार्निंग है ब्रिटिश हुकूमत के लिए। गोरों की जात बहरी है और बहरों को सुनाने के लिए धमाका करने की ज़रूरत है। Now it's time to raise our voice against injustice. अब हम चुप नहीं बैठेंगे। जो भी जाएगा वो लौट के नहीं आएगा। सब अपनी गिरफ्तारी देंगे। No one will run away. अब तक सब हमको irresponsible and terrorist समझते आए हैं। हम अपनी गिरफ्तारी खुद देकर लोगों को ये दिखा देंगे कि हम जो भी कर रहे हैं वो सोच समझ के कर रहे हैं। इससे लोग हमें समझेंगे और जानेंगे कि हमारा संघर्ष सिर्फ और सिर्फ आज़ादी के लिए है। कोर्ट केस के दौरान हमारे बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे, जो न्यूज़पेपर में छापने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हमें हमारी बात आवाम तक पहुंचाने के लिए जिस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है वो ब्रिटिश सरकार खुद हमें देगी। हम ब्रिटिश सरकार के घर में खड़े होकर अपने लोगों का भरोसा जीतेंगे। तब चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, भगत, तुम जानते हो इसका अंजाम क्या होगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट तुम्हें छोड़ेगी नहीं और सैंडर्स की फाइल अभी तक ओपन है। दे आर लुकिंग फॉर अ रीज़न टू फिनिश यू। तब भगत सिंह ने कहा, पंडित जी, अगर मेरे एक सेक्रीफाइस से जनता जाग सकती है तो मैं खुशी खुशी अपनी जान देने को तैयार हूँ। हमारा एक गलत कदम हमें पीछे ला सकता है, लेकिन वही हमारा एक सही कदम क्रांति ला सकता है। तब चंद्रशेखर आज़ाद गंभीर होकर कहे, तुम्हारी हिम्मत और सोच ने मुझे इम्प्रेस कर दिया भगत। तुम अपने रास्ते पर अड़े रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए सेंट्रल असेंबली हॉल पहुँच चुके थे। वहाँ पर पब्लिक सेफ्टी बिल पास किया जा रहा था।
जिसका मतलब ये था कि इंडियन रिवॉल्यूशनरीज को बिना किसी सबूत के अरेस्ट किया जा सकता था। जैसे ही डिस्कशन शुरू हुआ, भगत सिंह ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और सर हिलाया। इतने में बटुकेश्वर दत्त ने पेन खींच दी और बॉम्ब को नीचे हॉल में ऐसी जगह फेंका जहां पूरा खाली था, कोई नहीं बैठा था। बॉम्ब इतना हल्का था कि छोटा सा धमाका हुआ, बस। ये कोई टेररिस्ट अटैक नहीं था, ये एक चेतावनी थी। धमाके के साथ पूरे असेंबली में भगदड़ मच गई। अफसर्स भागने लगे, सांसद दौड़ने लगी, लेकिन भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त वहीं खड़े रहे। They could have run but they didn't, because उन्हें भागना नहीं था, उन्हें गिरफ्तार होना था। उन्होंने हवा में पर्चे उछाले और जोर जोर से नारे लगाने लगे, इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन। जब तक ब्रिटिश पुलिस ने आकर उन्हें पकड़ नहीं लिया, तब तक वो लोग नारे लगाते रहे और पर्चे फेंकते रहे। भगत सिंह ने सोचा छोटी सी सजा मिलेगी, मगर कहानी पलट गई। भगत सिंह ने सोचा था नो मर्डर नो हार्म, जस्ट प्रोटेस्ट होगा। कुछ दिन के लिए उन्हें जेल में रखा जाएगा, फिर छोड़ दिया जाएगा। 6 जून 1929 को जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त कोर्ट में प्रवेश कर रहे थे, तब उनका जोश देखने लायक था। वो जोर जोर से नारे लगा रहे थे, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। भगत सिंह ने कोर्ट में अपना बयान देते हुए कहा, हम बॉम्ब बनाना जानते हैं, इसीलिए हम बॉम्ब की ताकत भी जानते हैं, लेकिन हमने बॉम्ब में एक भी हार्मफुल केमिकल का यूज़ नहीं किया, क्योंकि हम किसी को चोट पहुंचाना नहीं चाहते थे। हम इंसानी ज़िंदगी का महत्व समझते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसकी कदर करते हैं। मेरा मकसद किसी को भी नुकसान पहुंचाना नहीं था, हम सिर्फ अपनी बात सुनाना चाहते थे। बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, इसीलिए हमने बम फोड़ा। ये सिर्फ एक वार्निंग थी ब्रिटिश सरकार के लिए कि उनका वक्त अब खत्म होने वाला है। भगत सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत के कानून और शासन पर भी आवाज़ उठाया। हमारे देश के असली आधार हमारे किसान और मजदूर भाई हैं, लेकिन अब तो उन्हें भी लूटने के लिए नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं, कभी पब्लिक सेफ्टी बिल से तो कभी ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल से, और अब तो उनसे विरोध करने का भी हक छीन लिया जा रहा है। क्या यही न्याय है? उनकी पीड़ा, उनका दुख हमने दुनिया के सामने लाना अपना फर्ज समझा, इसीलिए बम फोड़ा। हम चाहते हैं हमारे देश के नौजवान खुद सोचें उन्हें कैसा भविष्य चाहिए। व्हेनेवर कोर्ट में बहस होती थी, भगत सिंह ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते थे कि इंग्लिश न्यूज़पेपर वालों को मजबूरन उनके विचारों को छापना पड़ता था। उन्हें पता था कि न्यूज़पेपर ही असली वेपन है, इसलिए उन्होंने अपने फेवरेट जर्नलिस्ट से कहा कि जब भी मेरा स्टेटमेंट न्यूज़पेपर में छापना तो मेरी ऊंची पगड़ी वाली पिक्चर के साथ छापना, ताकि लोगों को पता चले मैं सिर्फ एक रिवॉल्यूशनरी ही नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजी भी हूँ। बिना एक भी पैसा स्पेंड करे HSRA का मैसेज न्यूज़पेपर के जरिए पूरे वर्ल्ड में फैल गया था। भगत सिंह का हर वर्ड, हर स्टेटमेंट क्रांति को हवा दे रहा था। भगत सिंह को लग रहा था ये कोई बड़ा क्राइम नहीं है, ना किसी की हत्या हुई है और ना ही कोई सीरियस नुकसान हुआ है। उन्हें लग रहा था कुछ दिनों तक उन्हें जेल में रखा जाएगा और छोड़ दिया जाएगा। पहले उन्हें काला पानी की सजा सुनाई गई, लेकिन उसके बाद 18 महीने तक उनका केस चला और HSRA के कई रिवॉल्यूशनरीज भी गिरफ्तार हो गए। उनमें से 7 से 8 लोग सरकारी गवाह बन गए। उन्होंने पुलिस के सामने सैंडर्स की मर्डर केस और बहुत सारे इवेंट्स का खुलासा कर दिया। सुखदेव को 7 अप्रैल 1929 को लाहौर में पकड़ा गया था। राजगुरु को 30 दिसंबर 1929 को पुणे में पकड़ा गया था। तीनों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर सैंडर्स के मर्डर केस का ट्रायल लगा और तीनों लोग को 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सजा सुना दी गई। चंद
चंद्रशेखर आजाद अभी तक ब्रिटिश पुलिस के पकड़ में नहीं आए थे, लेकिन उनके साथ गद्दारी हो गई। गद्दार वीरभद्र ने चंद्रशेखर आजाद की लोकेशन ब्रिटिश पुलिस को बता दी, जिससे अंग्रेजों ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क को चारों तरफ से घेर लिया। जब ब्रिटिश सोल्जर्स ने हमला किया, तब चंद्रशेखर आजाद ने अपनी रिवॉल्वर उठाई और फायरिंग स्टार्ट कर दी। चंद्रशेखर आजाद ने अकेले ही कई पुलिस वालों को घायल कर दिया और कईयों को तो मौत की घाट उतार दिया। उनकी फायरिंग से ब्रिटिश सोल्जर्स काफी पैनिक हो गए थे। जब रिवॉल्वर में सिर्फ एक ही बुलेट बची थी, तब उन्होंने गुलामी ना स्वीकार करके खुद को ही गोली मार ली, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें जिंदा ना पकड़ सके। 27 फरवरी 1931 को इस महान क्रांतिकारी ने भारत माता के चरणों में अपनी जान अर्पण कर दी। उनकी शहादत ने भारतीय क्रांतिकारियों को और भी मोटिवेट कर दिया और स्वतंत्रता की ज्वाला और भी भड़क उठी। जेल में रहते हुए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने वर्ल्ड का सबसे लंबा भूख हड़ताल किया, 64 डेज विदाउट अ सिंगल बाइट। ये एक नॉर्मल प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक क्रांति थी। हम कैदी नहीं हैं, हम रिवॉल्यूशनरीज हैं। हमें वही राइट्स चाहिए जो यहाँ पर ब्रिटिश कैदियों को मिलती है। बेटर ट्रीटमेंट, बुक्स, न्यूज़पेपर और लिखने का फ्रीडम। ये सिर्फ उन्हीं लोग के लिए नहीं था, वो ये सभी रिवॉल्यूशनरीज के लिए था जो जेल में पड़े सड़ रहे थे। भगत सिंह का स्ट्रगल इतना डीप हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना रूल बदलना पड़ा। जब 24 मार्च 1931 को फांसी की तारीख तय हुई, तब पूरे भारत सड़कों पर आ गया। हर गली, हर चौक पर एक ही आवाज थी, We will not let Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev be hanged. It was not just the execution of 3 revolutionaries. It was conspiracy to silence the entire nation. But वो लोग ये नहीं जानते थे कि भगत सिंह is no longer just a man. He had become an idea, an unbreakable revolution. And then came that heartbreaking moment. 23rd March at 7:30 p.m. The history has changed forever, as they were hanged before the scheduled time, so no one could stop it. But could they really silence Bhagat Singh? No, because Bhagat Singh was an idea, and ideas never die. Revolutions never fade. आज भी जब भी कोई अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, तो भगत सिंह की गूंज सुनाई देती है। नमन है ऐसे फ्रीडम फाइटर्स को जो हंसते हंसते फांसी को गले लगा लिए, सो डैट वी कुड ब्रीथ इन अ फ्री इंडिया। शहीदों की चिताओं पर हर साल लगेंगे मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।